नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 25 बच्चों की एक कक्षा में 12 बच्चे गणित, 8 गणित लेकिन अर्थशास्त्र के नहीं हैं। तब बच्चों की वह संख्या क्या होगी जो गणित और अर्थशास्त्र दोनों लिए है। फर्स्ट ऑप्शन है 12, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 20, फोर्थ ऑप्शन है 13। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस प्रकार के जब भी कभी अपने पास क्वेश्चन आए तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम वेन आरेख यानी वेन डायग्राम की मदद से सोल्व करते हैं। तो पहले जानते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम में हम जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है यानी यूनिवर्सल सेट, उसको हम एक आयत के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो उपसमुच्चय हैं, जितने भी उपसमुच्चय होते हैं, उनको हम वर्ग के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेट लिया है ए, जो यू का सबसेट है। अब यू को मैंने बताया कि आयत के द्वारा, तो ये जो आयत है ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो ए है वो इसका उपसमुच्चय है। इसी प्रकार अगर मैं मान लेता हूँ बी यू का उपसमुच्चय है, तो इसको मैं यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक वर्ग के द्वारा। अब वेन डायग्राम के द्वारा हम जो समुच्चयों की संक्रिया होती है उनको कैसे सोल्व करते हैं, उनको कैसे प्रदर्शित करते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट। दो सेट हैं ए और बी, तो उनका सम्मिलन यूनियन क्या होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने माना है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है, यानी ए और बी के बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं वो कॉमन है। तो इसको देखो, ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये मैंने ए सेट रिप्रेजेंट कर दिया, ये बी सेट रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे जो ए और बी का टोटल पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम में दिखाया है कि ये जो पूरा हिस्सा है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हिस्सा है इसको छोड़ के यू का जो बाकी हिस्सा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी ए यूनियन बी के पूरक को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो चित्रित हिस्सा है इसको छोड़ के यू का बाकी बचा हुआ हिस्सा वो ए यूनियन बी के पूरक को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगला है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो दो सेट हैं, एरिक समुच्चय हैं ए एंड बी, और इनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल नहीं है, यानी इसमें ए इंटरसेक्शन बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम की मदद से, तो जो देखते हैं ये आयत हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। अब इन दोनों का जो कॉमन हिस्सा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये दिखाया है कि जो इन दोनों का कॉमन हिस्सा है जो चित्रित है वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला है समुच्चयों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ सेट। ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, इन दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले मैंने ये माना है कि ए इंटरसेक्शन बी है वो फाई नहीं है, नॉट इक्वल टू फाई, ठीक है। तो ये जो आयत हो गया ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये जो इनका कॉमन हिस्सा है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटरसेक्शन बी को। अब इस कॉमन हिस्से को ए में से अगर हम हटा देंगे तो ये जो ए का बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए डिफरेंस बी को। इसी प्रकार बी का जो बी में से ए इंटरसेक्शन बी अगर हम हटा देंगे तो जो बी का बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी डिफरेंस ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए यूनियन बी है वो ए डिफरेंस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डिफरेंस ए के इक्वल है, ठीक है। इसी प्रकार ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो वो फाई आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ए डिफरेंस बी कितना है, ये हिस्सा है, ठीक है। इसी प्रकार बी डिफरेंस ए क्या है, ये हिस्सा है। तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनका अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो वो हो जाएगा फाई। इसी प्रकार अगर मैं करता हूँ ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का ये हो गया अपने पास ए डिफरेंस बी वाला हिस्सा
और ये वाला हिस्सा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन करता हूँ तो वो भी क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों हिस्से हैं, ए डिफरेंस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी डिफरेंस है, ये तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, इन तीनों में क्या है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब समुच्चय का पूरक वो मैंने बता ही दिया। समुच्चय का पूरक कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। मान लेते हैं कोई सेट ए है, हमें उसका क्या फाइंड करना है, पूरक फाइंड करना है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो वही है, ए है वो यू का सबसेट है, तो ये यू हो गया, ये ए हो गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो यू का वो हिस्सा, यू के वो हिस्सा जो ए नहीं है, यानी यू में से हम ए का जो हिस्सा है वो हटा देंगे, तो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं यू डिफरेंस ए, यानी यू में से अगर ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे, तो वो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये तो था, कब था, जब ए इंटरसेक्शन बी है फाई के इक्वल नहीं है। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है उस केस में क्या हो जाएगा, देखो उस केस में ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए यूनियन बी क्या होगा, दिस पार्ट और दिस पार्ट, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, वो तो हमने पहले ही जान लिया कि ए इंटरसेक्शन बी हमने फाई माना है, कोई भी इनमें एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वो हो जाएगा फाई के इक्वल। ठीक है, तो ये अपने को चीज़ को ध्यान में रखनी है। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर हमें फाइंड करने हो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ए यूनियन बी में क्या होगा, हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ये ले लिए, ए के एलिमेंट्स ले लिए, इसी प्रकार बी के एलिमेंट्स ले लिए, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये जो कॉमन हिस्सा है वो 2 बार आ जा रहा है, तो एक बार हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो आ जाएगा ए यूनियन बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यदि ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस केस में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड कर रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि वो जो सेट है वो एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, फाइनाइट सेट है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। अब अगर ए बी सी 3 परिमित समुच्चय हैं उस केस में क्या होगा, और इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है, तो ये हमने दिखाया है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये सेट सी हो गया। ठीक है, तो इनका जो इन तीनों का सेट का जो कॉमन हिस्सा आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। ओके, तो इसमें अगर अपने को नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी में फाइंड करने हो तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको आप जब थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे तो ये फॉर्मूला अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है, अब वापस अपन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 25 बच्चों की एक कक्षा है, यानी जो ए मान लेते हैं 25 बच्चों की एक कक्षा है जिसमें 12 बच्चे गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गणित पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 12, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम है वो जो गणित पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 8 गणित लेकिन अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते, अर्थशास्त्र के नहीं है। अर्थशास्त्र को मैंने, अर्थशास्त्र पढ़ने वाले बच्चों के सेट को मैंने ई से रिप्रेजेंट किया है, तो ये दिया हुआ है एम डिफरेंस ई, वो दे रखा है अपने को 8। ठीक है, क्योंकि ये एम डिफरेंस ई क्या हो गया,
जो बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों की संख्या अपने को दे रखी है 8। अब हमें पूछा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो गणित और अर्थशास्त्र दोनों लिए हुए हैं, यानी हमें पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ इंटरसेक्शन ई। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन ई हमें ये पूछा है। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये दे दिया है नंबर ऑफ एम यूनियन ई 25 है, टोटल नंबर ऑफ बच्चों की संख्या दे रखी है, कुल बच्चों की संख्या दे रखी है। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम 12 दे रखा है, यानी मैथ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या दे रखी है। इसी प्रकार ऐसे बच्चे जो मैथ पढ़ते हैं लेकिन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं, उन बच्चों की संख्या भी अपने को दे रखी है, वो है 8। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि एन एम है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन एम माइनस ई यानी एम डिफरेंस ई प्लस एन एम इंटरसेक्शन ई। ठीक है, एन एम ये हो गया इसके इक्वल। ओके, हमें एन एम दे रखा है कितना 12, एन एम इंटरसेक्शन दे रखा है 8, तो हमें ये फाइंड करना है ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए। यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले और केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले तो कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए मिले। यहाँ जो फुटबॉल के लिए पदक है उसको मैं उसका जो सेट बना रहा हूँ उसको मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, फुटबॉल के लिए पदकों की संख्या को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार बास्केटबॉल के लिए कैपिटल बी का यूज कर रहा हूँ और क्रिकेट के लिए कैपिटल सी का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने को दे रखा है एन एफ दे रखा है, कितना दे रखा है, फुटबॉल के लिए जो कुल पदक हैं उनकी संख्या दे रखी है 38, बास्केटबॉल के लिए जो कुल पदक है उनकी संख्या दे रखी है 15 और क्रिकेट के लिए जो कुल पदक है उनकी संख्या दे रखी है 20। साथ ही ये दे रखा है कि ये जो पदक हैं वो टोटल 58 लोगों को मिले, यानी जो फुटबॉल खेलने वाले यूनियन, बास्केटबॉल खेलने वाले यूनियन, क्रिकेट खेलने वाले, ये दे रखा है अपने पास 58। ओके, हमें फाइंड करना है एन एफ, ये मैंने देखे फुटबॉल के लिए एफ, बास्केटबॉल के लिए कैपिटल बी का, क्रिकेट खेलने वाले लोगों हैं उनको समुच्चय सी से रिप्रेजेंट किया। अब फुटबॉल के लिए कुल पदकों की संख्या वो लिखती 38 है, बास्केटबॉल के लिए 15 है और क्रिकेट के लिए 20 है। साथ ही दे रखा है एफ यूनियन बी यूनियन सी दे रखा है 58। ओके, साथ ही हमें ये दे रखा है कि तीनों खेलों के लिए कुल 3 लोगों को पदक मिले हैं, तीनों खेलों के लिए। तो ये दे रखा है एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3। तो ये हम फॉर्मूला फिट कर देंगे, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया और इनकी वैल्यू पुट कर दी। तो इसकी 58 है, एन एफ की वैल्यू पुट कर दी, एन बी की, एन सी की, ये हमें फाइंड करना है एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें फाइंड करना है। और ये दे रखा है 3, तो यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी 18। तो ये क्या आ गया, 2 खेल खेलने वाले जो ठीक ठीक 2 खेल खेलते हैं ऐसे लोगों की संख्या हमें पता चल गई। अगला क्वेश्चन है, माना ए एक कोई समुच्चय है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी, बी कोई समुच्चय है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी, सी कोई समुच्चय है जिसका एलिमेंट है बी और डी एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट हैं ए और सी। तब फर्स्ट ऑप्शन है ए डिफरेंस डी इज इक्वल टू बी डिफरेंस सी, सेकेंड ऑप्शन है बी इज इक्वल टू डी, थर्ड ऑप्शन है डी इज सबसेट ऑफ ए डिफरेंस सी और फोर्थ ऑप्शन है डी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे अपने को 4 सेट दे रखे हैं ए बी सी डी। 1 बाई 1 हम ऑप्शन
इसका आंसर फाइंड करने के लिए 1/1 हम क्या करेंगे, ऑप्शन का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ए डिफरेंस डी इक्वल टू बी डिफरेंस सी। तो ए डिफरेंस डी फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए के वो एलिमेंट बच जाएंगे जो डी में नहीं है, ठीक है, तो केवल सिंगलटन सेट आ जाएगा बी। इसी प्रकार बी डिफरेंस सी करेंगे तो वो आ जाएगा सिंगलटन सेट हुज एलिमेंट इज ए। तो यहाँ से अपने को पता चल गया ए डिफरेंस डी है वो बी डिफरेंस सी के इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। क्या बी और डी इक्वल है, नहीं है, क्योंकि बी में एलिमेंट स्मॉल बी है और डी में एलिमेंट सी है, तो ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, तो बी और डी इक्वल नहीं है। थर्ड है डी इज सबसेट ऑफ ए डिफरेंस सी। तो ए डिफरेंस सी फाइंड करेंगे, ए डिफरेंस सी क्या आ जाएगा, सेट हुज एलिमेंट्स इज ए एंड सी। तो ए डिफरेंस डी मैंने फाइंड किया तो ये आ गया सेट जिसके एलिमेंट ओ ए और सी हैं। तो यहाँ से देखिए डी क्या है, एक सिंगलटन सेट है, नहीं सॉरी सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए और सी, और ए डिफरेंस सी क्या है अपने पास, वो भी क्या है, एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए और सी। यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि डी है वो सबसेट ऑफ ए डिफरेंस सी है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर्थ है डी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ये गलत है क्योंकि डी है वो ए का सबसेट है, अपने को पता चल रहा है क्योंकि डी के जो प्रत्येक एलिमेंट है वो ए में से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि डी है वो ए का सबसेट है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन अपना सही आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है यदि 14 इज इक्वल टू 172 मोड एक्स है तो एक्स यह वैल्यू ले सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है 38, सेकंड ऑप्शन है 54, थर्ड ऑप्शन है 66, फोर्थ ऑप्शन है 79। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने जो सेट थ्योरी का फर्स्ट वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि 14 इज इक्वल टू 172 मोड एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि जब 14 में एक्स का 14 को जब हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो रिमाइंडर शेषफल आएगा वो आएगा 172। तो मान लेते हैं कि भागफल है वो p है, तो यहाँ से हम 14 को लिख सकते हैं एक्स पी प्लस 172। तो यहाँ से एक्स पी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी -158। ओके, अब p हमें पता है कि p क्या है, एक इंटीजर ही आना है, तो p की 1/1 हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो जब p की वैल्यू -2 पुट करूँगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 79 आ जाएगी। तो x अपना पास आ गया 79, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया है कि एक्स पी आ गया अपने पास -158 और p क्या है, भागफल है। तो हम देखते हैं किसी भी अगर संख्या में हम दूसरी संख्या का भाग देते हैं तो भागफल आता है वो हमेशा एक क्या आता है, इंटीजर ही आता है, ठीक है। तो इंटीजर वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ से मैं एक्स पी को लिख सकता हूँ 79 इंटू -2, तो वो आ जाएगा -158 के इक्वल। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि -158 का मैंने क्या दो टुकड़ों में विभाजित कर लिया, तो ये आ जाएगा 79 इंटू -2। तो 79 क्या आ गया अपने पास, एक्स की वैल्यू आ गई। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि ए सेट है सभी एक्स का समुच्चय जहाँ एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स प्लस 6, और बी है सभी एक्स बिलोंग्स टू आर का समुच्चय जहाँ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 3 है। निम्न में से क्या सच है। फर्स्ट ऑप्शन है ए इज सबसेट ऑफ बी, सेकंड ऑप्शन है बी इज सबसेट और इक्वल ए, थर्ड ऑप्शन है ए इज इक्वल टू बी, और फोर्थ ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो पहले इस सेट ए को सोल्व करते हैं और इनकी यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जब सेट ए के जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स प्लस 6, इसको मैं सोल्व करता हूँ। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी x -3 इंटू एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं। पहला केस क्या होगा कि x -3 ग्रेटर देन 0 हो और एंड x प्लस 2 भी ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि अगर ये दोनों पॉजिटिव हुए, अगर ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पॉजिटिव हुए तो भी ये ग्रेटर देन 0 आएगा। अगर ये दोनों नेगेटिव हुए तब भी नेगेटिव
नेगेटिव, और जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी ये जो एक्सप्रेशन है ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, तो मैंने ये सोल्व किया, x-3 ग्रेटर देन 0 एंड x+2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x आ जाए, फर्स्ट पार्ट से आएगा x ग्रेटर देन 3, और इससे x+2 ग्रेटर देन 0 से आ जाएगा x ग्रेटर देन -2। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर नंबर लाइन है तो ये आ गया -2 है और 3 इधर आएगा, ये 0 है। तो x 3 से भी बड़ा है और -2 से बड़ा है, तो इन दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, x 3 से बड़ा है। तो ये आ गया, x की वैल्यूज आ गई 3 से इन्फिनिटी तक। जब इस पार्ट को सोल्व करेंगे, जब ये दोनों नेगेटिव हो, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा x <3 एंड x <-2। वापिस यही केस हो गया, ये -2 है, ये 3 है, x है -2 भी छोटा है और 3 से भी छोटा है, तो इन दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा, x है वो -2 से छोटा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -∞ से -2 तक, एक ये ओपन कोष्टक आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इन दोनों पार्ट्स के जो हल आए हैं उनको हम एक साथ लेंगे तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब b पार्ट है उसको सोल्व करेंगे तो उसमें जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो है x ग्रेटर देन 3। b समुच्चय है, उसके एलिमेंट्स ऐसे होंगे कि वो 3 से बड़े हो और रियल नंबर होने चाहिए, तो ऐसे सभी क्या आ जाएंगे। इसका सॉल्यूशन का इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 3 का मतलब हो गया x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखिए, जो a में एलिमेंट्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं, और b में एलिमेंट्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं। तो b के सारे एलिमेंट a से क्या आ रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b है वो सबसेट है वो a, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है कि पहले जो सेट दे रखे हैं उनके अवयव फाइंड करने हैं, उनके एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। और उनके एलिमेंट्स कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे कुछ इक्वेशन दी हुई होगी प्रत्येक सेट के लिए, तो उस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे और सोल्व करने पे हमें जो करस्पॉन्डिंग सेट है उसके एलिमेंट्स मिल जाएंगे। फिर हमें पता इन रिलेशन को 1 बाय 1 चेक करना है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आरपीएससी पीजीटी 2018 में पूछा हुआ है। PQR स्विच समुच्चय आर्बिट्रेरी सेट है। कथन S1 है, यदि P इंटरसेक्शन Q इक्वल टू P इंटरसेक्शन R है तब निश्चय ही Q इक्वल टू R होगा। कथन S2 है, यदि P ये है सममित अंतरकारक, ये जो ये वाला चिन्ह है ये रिप्रेजेंट करता है सममित अंतरकारक। तो P सममित अंतर Q इक्वल टू P सममित अंतर R है तब निश्चय ही Q इक्वल टू R होगा। ओके, हमें बताना है कि जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल कथन S1 है सत्य है। सेकंड ऑप्शन है केवल कथन S2 सत्य है। थर्ड ऑप्शन है दोनों कथन S1 तथा S2 सत्य है। और फोर्थ ऑप्शन है न तो कथन S1 न ही कथन S2 सत्य है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कथन S1 को। यहाँ पे दे रखा है कि अगर P इंटरसेक्शन Q है वो P इंटरसेक्शन R के इक्वल है तो क्या Q इक्वल टू R होगा। तो देखिए, मैंने एक सेट ले लिया P सेट ले लिया, उसके एलिमेंट्स हैं A B C और D। Q सेट ले लिया, उसके एलिमेंट्स हैं A B C और E। और R एक सेट ले लिया, उसके एलिमेंट्स हैं A B C F और G। तो अब यहाँ पे देखिए P इंटरसेक्शन Q करेंगे तो वो आ जाएगा सेट A, ये सेट आ जाएगा। इसी प्रकार P इंटरसेक्शन R करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, सेट वुज एलिमेंट्स A B C। लेकिन क्या P और Q और R इक्वल है, नहीं है, क्योंकि इसमें 4 ही एलिमेंट्स हैं A B C E और R है उसमें है 5 एलिमेंट्स A B C F G। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर P इंटरसेक्शन Q है वो अगर P इंटरसेक्शन R के इक्वल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि Q और R इक्वल हो। ठीक है, तो कथन S1 क्या हो गया, सत्य नहीं है। अब कथन S2 को चेक करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, P माना A1 A2 A3 A4 A5 से बना हुआ एक सेट, Q माना है
एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं A1 A3 A4 A5 A6। R सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं A1 A3 A4 A5 A7। तो यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q करेंगे तो वो आ जाएगा A1 A3 A4 A5। ठीक है, इसी प्रकार P इंटरसेक्शन R करेंगे तो एक सेट आ जाएगा वो जिसके एलिमेंट्स होंगे A1 A3 A4 A5। तो ये दोनों ओके। तो P इंटरसेक्शन का यहाँ पे P इंटरसेक्शन R के इक्वल आ गया, लेकिन Q और R क्या है, इक्वल नहीं है। तो कथन S1 है वो सही नहीं है। दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है कि अपने पास दे रखा है P सममित अंतर Q इक्वल टू P सममित अंतर R। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि सममित अंतर होता क्या है। जैसे अपने को सममित अंतर यानी सिमेट्रिक डिफरेंस A और B दो समुच्चय हैं, तब A सममित अंतर B क्या होगा, A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A के इक्वल होगा। तो मैंने यहाँ पे जो P Q R का एग्जाम्पल लिया है, P सेट है वो ये है, Q सेट ये है, R सेट ये है। तो यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q करेंगे तो ये अपने पास ये आ जाएगा। इसी प्रकार P इंटरसेक्शन R करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे P इंटरसेक्शन Q है वो P इंटरसेक्शन R के इक्वल आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि Q और R इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जो कथन S1 है वो सही नहीं है। अगला कथन है कि अगर P सममित अंतर Q इक्वल टू P सममित अंतर R, तब निश्चय ही Q इक्वल टू R होगा। तो पहले देखते हैं सममित अंतर होता क्या है। सममित अंतर यानी सिमेट्रिक डिफरेंस A और B दो समुच्चय हैं, तब A सममित अंतर B क्या होगा, A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस A। तो यहाँ पे अपने को दे रखा है P सममित अंतर Q फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा P डिफरेंस Q यूनियन Q डिफरेंस P। तो P Q R जो P और Q सेट मैंने ये जो लिए हैं यही लिए हैं, P Q R तीनों ये सेट लिए हैं। तो यहाँ से जब हम P सममित अंतर Q फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा सेट जिसके एलिमेंट्स होंगे A2 और A6। इसी प्रकार P सममित अंतर R फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा एक सेट जिसके एलिमेंट्स होंगे A2 और A7। अब ये दोनों आपस में सेट क्या है, इक्वल है। ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। इक्वल हैं इसका मतलब क्या हो गया कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे, जो P सममित अंतर Q के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो P सममित अंतर R के एलिमेंट्स होंगे। इसी प्रकार P सममित अंतर R के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट P सममित अंतर Q के अवयव भी होंगे, एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों सेट ये इक्वल हैं। इसका मतलब होगा कि A2 और A6 ये दोनों तो इसमें कॉमन है, A6 और A7 ये क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों सेट क्या हैं, इक्वल है। ठीक है, तो अगर A6 और A7 दोनों इक्वल हैं तो उस केस में Q और R क्या हो जाएगा, Q और R हो जाएगा। देखिए अगर A6 और A7 इक्वल हैं तो A6 की जगह मैं A7 पुट कर देता हूँ क्योंकि ये इक्वल हैं, तो Q है वो R के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से अपने पास पता चल गया कि अगर P सममित अंतर Q और P सममित अंतर R आपस में इक्वल हैं तो Q और R क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसको P सममित अंतर Q को मैंने ये वेन डायग्राम की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो दिखाया है। इसी प्रकार P सममित अंतर R को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो दिखाया है। यदि P सममित अंतर Q और P सममित अंतर R इक्वल हैं तब Q इक्वल टू R होगा। ओके, तो इस वीडियो में हमने सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स सोल्व किए हैं। ये सेट थ्योरी से रिलेटेड लास्ट वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।